हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ साइंस का सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला आपका, फटाफट इसको नोट कर लो और बना लो फटाफट। बिकॉज सवाल देखो, इससे कोई मायने नहीं रखता सेंटअप एग्जाम दो या ना दो, लेकिन इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। और बस इतना होगा कि आपका एक मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मैंने बहुत कुछ अच्छा से बनाया है ना। तो आपको अच्छे से बना करके आना है, ओके। और एग्जाम को छोड़ना भी नहीं, एब्सेंट भी नहीं होना, एग्जाम तो जरूर हर हाल में एग्जाम देना है, ओके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। तो सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, आप इसका देखें आंसर। होमो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए होमोसेपियंस होता, तो ये तो पहले होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी और ए में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो एच यहाँ पे कैपिटल से होगा, ठीक है ना। किसी भी वर्ड होता, कोई भी वर्ड लिखता तो पहला वर्ड क्या होता है, उसका कैपिटल होता है। होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखो, सवाल है बीज पत्र का कार्य क्या है। बीज पत्र का कार्य क्या है? प्रजनन काम करना, ठीक है ना, प्रजनन का काम करना। थोड़ा से अपने आंखों को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। देखो यहाँ पे जो सवाल है ना, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो। देखो मुझे भी धुंधला दिख रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है, मेरी आवाज़ तो सुन के समझ में आ रहा है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। एक नेक्स्ट है, पुरुष का मैथुन अंग कौन है। तो देखिए शिशिन यहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी शिशिन, शिशन पुरुष का मैथुन अंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे सवाल है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। देखिए क्लियर है यहाँ पे, पाचन क्रिया जो पूरा होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत में जो है पाचन क्रिया पूरा होता है, ठीक है ना। तो इससे समझ में आ रहा है आपका आंसर। चलिए ओके, आगे देखते हैं। आगे है उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है? हाइपर टेंशन क्या कहलाता है? हाइपर टेंशन। इसको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए सवाल इससे पता ही चलेगा कि आपके मैट्रिक एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसी लेवल का। तो सवाल यहाँ पे देख रहे हैं ना, सोशल में भी सवाल घुमा हुआ था, बीच बीच से सवाल दिया था, साइंस में भी इसी तरह से कुछ सवाल मिलेगा आपको। एंड्रोजन क्या है, मैंने बताया था, एंड्रोजन जो नर हार्मोन है ना, एक होता है एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन है, ये एंड्रोजन है। चलिए आगे सवाल है यहाँ पे, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। आपको पता है वो धातु कौन सा है? तो वो धातु है जी सोडियम, है ना जी, सोडियम धातु, जिसको आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम। दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, फिलहाल थोड़ा सा कॉपरेट करें। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट पता है ना, लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट क्या है? लोहा का अयस्क है। कभी कभी एल्युमिनियम का पूछ दे सकता है, बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट बहुत बार पूछता है, आज हेमेटाइट पूछ दिया। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं बाबू क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। और अधातु का ऑक्साइड अगर बोल देगा तो, अधातु का ऑक्साइड बोलेगा तो अम्लीय हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। अक्सर होता है अगर फर्स्ट सिटिंग में धातु के ऑक्साइड पूछेगा तो पक्का है कि सेकंड सिटिंग में अधातु का ऑक्साइड पूछ लेता है, अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए खैर, तो वो फाइनल में देखना है। नेक्स्ट है सरलतम हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा देखिए, मेरी बात को सुन के भी थोड़ा समझ सकते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन, आपको पता आंसर याद हो गया, मेरी बात सुन के आपको आंसर याद हो गया कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है। उसके बाद है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि लैक्टिक बैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, वो जो है दूध से दही बनने में मदद करता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। आगे सवाल आपके सामने है, रबर का बहुलक क्या है। रबर का बहुलक यानी कि पॉलीमर ऑफ, मतलब रबर क्या है, तो वो है आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन है। रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। समझ में आ रहा है आपको? सवाल दिख रहा है अच्छी तरीके से। आइसोप्रीन जो है वो रबर का बहुलक है। चलिए आगे सवाल है, कार्बन का प्रूफ क्या है। हीरा भी कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी, यानी कि इनमें से सभी तीनों जो है कार्बन का प्रूफ है। आगे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा। संख्या बोलेगा तो 46 पीस लगाओगे, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। और अगर बोलेगा कितने जोड़े पाए जाते हैं, जोड़े अगर बोल देगा कितना जोड़ा पाया जाता है गुणसूत्र, तो 23 जोड़ा, है ना। असंख्या में 46, तो इसमें बंदा गलती करता है, जोड़ा में 23 करेंगे, असंख्या में 46 करेंगे। आगे सवाल बोलता है, कौन उत्सर्जी अंग है। समझ रहे ना, उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क। किडनी, किडनी क्या है? उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? उत्सर्जी अंग है। चलिए, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। याद कर लीजिएगा, वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और अगर वृक्क के जगह पे बोल देगा तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई, तो न्यूरॉन हो जाएगा, है ना। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, ये अक्सर आगे पीछे करके पूछा जाता है। ये तो खैर आगे सवाल मिलेगा। कौन लवण है, इनमें से लवण कौन है, यानी कि साल्ट, है ना। तो देखिए NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? लवण है, जिसको नमक भी बोलते हैं। NaCl क्या है? बाकी ये देख रहे HCl, ये तो अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये भी देखो क्षार है ना। तो याद करिएगा NaCl क्या है? लवण है।
अच्छा, लोहे की परमाणु संख्या देखिए, परमाणु संख्या लोहा का बहुत बार पूछता है 26, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26 है। चलिए आगे सवाल है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? मतलब पवन, समझ रहे हैं ना, कंट्री ऑफ विंड, हवा जो पवन चलता है, समझ रहे हैं ना, खूब जोर से जो हवा चलती है, वो बोलते हैं डेनमार्क को। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपघटन अभिक्रिया क्या है? देखिए मैंने बताया था डिकम्पोजिशन, जिसमें टूटता है। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें टूटता है। तो देखिए टूट रहा है ना, ये बड़ा सा था, टूट के देखिए हो गया। ये सब देखो क्या, ये देखो जुट रहा, ये संयोजन हो रहा, ये क्या हो रहा, ये देखिए ये द्विव विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी विस्थापन हो रहा है ना, द्विव विस्थापन। आगे क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। देखिए CHCl3 जो है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, फॉर्मूला है, अनुसूत्र है। आगे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, मुझे समझ में आ रहा, आपको भी दिख जाएगा, थोड़ा सा हल्का समझ जाएंगे बात से। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा उसमें डालते हैं। जैसे बिजली चालू करते हैं, मोटर चालू होता है, पानी निकलना शुरू होता है, पानी वाला मोटर होता है ना, इससे याद कर लीजिएगा। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि चालक का प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है। तो चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, चालक की प्रकृति पर डिपेंड, यानी कि प्रकृति मतलब चालक के सोना है कि चांदी है कि तांबा है ना, चालक के अनुपस्थित काठ पे, यानी कि तीनों पे डिपेंड करता है। चालक की प्रकृति जो है तीनों पे डिपेंड करता है, चालक का जो प्रतिरोध है वो तीनों पे डिपेंड करता है। कुलाम, ये देखो क्लियर दिख रहा है आपको, कुलाम, एक कुलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 × 10⁻18 है ना, इलेक्ट्रॉन, है ना जी। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। चलिए, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त करते हैं? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त जो होता है वो होता है कैडमियम का छड़, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। कैडमियम का छड़ जो है नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करने में हेल्प किया जाता है। ओके, आगे सवाल है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? सवाल घूम के आ गया है, इसको बोलते हैं यकृत ग्रंथि को, सॉरी पिट्यूटरी ग्रंथि को ना, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि है, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि। आगे पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन जो पौधों में पाया जाता है, तो यहाँ पे देखें जो टेस्टोस्टेरोन, ये तो पुरुषों में पाया जाता है, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ये सब तो मानव में पाया जाता है। ये है ऑक्सीन, है ना, ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, बहुत सारा है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार, जो मुंह में जो लार है, टाइलिन, है ना, टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। चलिए, इसका सवाल तो पढ़ा हुआ सवाल है। देखिए यहाँ पे एक सवाल है, कौन सा प्रभावी गुण है? एक होता प्रभावी, एक होता अप्रभावी। चलिए यही बहाना से तो कम से कम इतना सवाल तो याद कर लीजिएगा ना। प्रभावी गुण बोलते हैं जो लंबाई को बताता है ना, और अप्रभावी जो है बौना को बताता है, बौना पौधा होता है ना, ठीक है ना। प्रभावी जो लंबाई को बताता है, और अप्रभावी जो है बौना को। देखिए लेंस का सूत्र फॉर्मूला आ गया, तो लेंस का क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस का। और दर्पण कब बोलेगा? तो देखिए ये वाला दर्पण वाला है ना, यहाँ पे बराबर है, ये दर्पण वाला हो जाएगा, तो हमारा लेंस का बोल रहा माइनस हो जाएगा। आगे सवाल है, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं? खतरे के सिग्नल में आपने देखा होगा सड़क पे जो खतरा का सिग्नल होता है, रेड लाइट जब ऑन हो जाता है सभी गाड़ियां रुक जाती है वहाँ पे, है ना, खतरे का सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, विद्युतमय तार, यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी इसको गर्म तार बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना गर्म तार, ठंडा तार। गर्म तार जो होता है वो लाल कलर का, है ना, ऐसे भी लाल खतरा होता है, खतरा मतलब उसमें बिजली जा रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे सवाल है, द्विव अवतल लेंस किसे कहते हैं? देखिए द्विव अवतल लेंस जिसका दोनों सतह अवतल हो, अवतल लेंस को ही द्विव अवतल लेंस कहते हैं, है ना, अवतल लेंस को ही द्विव अवतल लेंस कहते हैं, जिसका दोनों सतह क्या हो? अवतल हो। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि द्विव अवतल लेंस, तो ऑप्शन जो देख रहे हैं आप ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन देखिए आपको पता करना पड़ेगा। देखिए क्या है, अपसारी और अभिसारी और दोनों प्रकार। तो भाई साहब अवतल लेंस को ही द्विव अवतल लेंस कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी, है ना जी, क्या होगा आंसर? अपसारी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? यही फोकस दूरी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए, और अवतल लेंस की ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की या उत्तल लेंस की धनात्मक, और अवतल लेंस या अवतल दर्पण का ऋणात्मक, ठीक है ना। चलिए इतना तो आप ध्यान देखिए, बोला था ना ये सब सवाल ही पूछता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम भी दिया गया है, तो अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है।
आगे सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण है, नारियल के पेड़, बहुत सारा है, तो पपीता जो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? देखिए मेंडल ने जो है मटर के पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग में। ओके, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जीव का क्या काम है? क्या प्रचलन करता है तो होता है क्या? शोषण करने से वृद्धि होता है? जनसंख्या वृद्धि करना तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, जनन करना पड़ेगा। जीव जो है अपने प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है जनन के माध्यम से। ओके, चलिए, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु, अधातु में क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। और अगर यहीं पे धातु बोलता तो, अगर धातु बोलता तो क्या होता? पारा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता? तो पारा। अक्सर देखा जाता है अगर फर्स्ट सिटिंग में अगर अधातु वाला आ जाएगा ना, तो सेकंड सिटिंग में पक्का पारा वाला सवाल आता है। अक्सर देखिएगा उठा के फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, तो बहुत सा ऐसा मैच करेगा। एल्डिहाइड का आयुपीसी नाम, देखिए एल्डिहाइड का आयुपीसी नाम है एथेनल। क्या है नाम है? एथेनल है, सॉरी एसिटिल्डिहाइड है। एसिटिल्डिहाइड का आयुपीएसी नाम क्या है? मेथेनल। याद हो जाएगा सबको, मेथेनल जो है एसिटाइलडिहाइड या एसिटिल्डिहाइड दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। एथेनल, अब मेथेनल होता है फॉर्मिल्डिहाइड, अगर मेथेनल बोलेगा तो फॉर्मिल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए, कौन धातुओं के बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं? धातु जो बिल्डिंग होता है ना, उसमें जो एसिटिलीन गैस होता है, एसिटिलीन गैस। अब एसिटिलीन तो ऑप्शन में है नहीं सर, है ना। एसिटिलीन गैस, तो एसिटिलीन जो इसका आयुपीसी नाम दे दिया यहाँ पे, तो एसिटिलीन का आयुपीसी नाम होता है इथाइन। क्या होता है? इथाइन। समझ आ रहा ना। और इथाइन नाम का एक पादप हार्मोन भी होता है, आपको पता है ना इथाइन, हाँ, एक पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो बिल्डिंग के रूप में एसिटिलीन गैस, तो एसिटिलीन तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप इसके जगह पे इथाइन करें, क्योंकि एसिटिलीन का आयुपीसी नाम सब दे दीजिए, यहाँ पे सब आयुपीसी नाम है। चलिए आगे, कौन सा रक्त समूह सभी से रक्त ले सकता है? कौन है जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? वो है AB। AB जो है सबसे रक्त ले सकता है, और O जो है सबको दे सकता है। O को डोनर बोला गया है ना, दाता, रक्त दाता। और इसको बोला गया रक्त स्रावी, रक्त को ग्रहण करने वाला, रक्त ग्राही। मेंडल का प्रथम नियम क्या था? बोलिए, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल? पृथक्करण का नियम, ये था मेंडल का। और सवाल ऐसे ही बनता है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल ने दिया था, है ना, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, चलिए आगे सवाल है, निम्न में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, पुनरुद्ध भवन किसको बोलते हैं? जब किसी पार्ट को अलग अलग कर दिया जाए तो फिर से नया जीव वहीं से फिर से नया जो है ना, नया जो है पौधा वहीं से उगना शुरू हो जाए। जैसे हाइड्रा एक जीव है, उसको अगर कट जाता है तो फिर नया जीव बनना शुरू हो जाता है। तो हाइड्रा क्या है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? देखिए तिर्यक नियम पता है आपको? तिर्यक नियम दिया था किसने? डोबे रायनर ने तिर्यक नियम दिया था। और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया है ना, ये दोनों याद करिए। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था, और तिर्यक नियम डोबे रायनर ने दिया था। तो आगे सवाल यहाँ पे देखिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना हो जाएगा? मेंडलीफ के भी आवर्तों की संख्या 7 ही था, ठीक है ना। और मोसले के भी आवर्तों संख्या 7 है। ओके, तो याद रखिएगा मोसले और मेंडलीफ दोनों अलग अलग है, लेकिन आवर्तों की संख्या दोनों में 7 ही है। चलिए आगे सवाल यहाँ पे है, ये सवाल तो मैंने बता दिया ना, ये देखिए, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? 3 आबंध किस में होता है? एल्काइन में होता है। एल्काइन में 3 आबंध होता है। तो एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n-2। कार्बन के दुगना से 2 कम होता है ना, कार्बन के दुगना से 2 कम होता है हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन के दुगना से 2 कम कौन है। तो देखिए यहाँ पे तो कार्बन के दुगना से 2 ज़्यादा है, ये तो मेथेन है ना, ये देखिए एथेन है, ये प्रोपेन, तो ये तो होगा नहीं, यही होगा, है ना, प्रोपीन। कार्बन देखो, कार्बन 3 है, C3H4, कार्बन के 3 दुगना कीजिए, 3 दूना 6 और 2 कम, है ना, एल्काइन। तो 3 बंधन होता है इसमें, ऑप्शन नंबर C। देखिए ये बोला किसका सूत्र है? कार्बन के दुगना से 2 ज़्यादा, CnH2n+2, ये जो है एल्केन का सूत्र है, एल्केन, है ना जी, एल्केन का सूत्र है। और एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल है आपके सामने। ओ माय गॉड, दिख नहीं रहा सही से दिख तो नहीं रहा, लेकिन शायद अगला पेज में इसका ये सवाल आगे पेज में, हाँ ये सेम सवाल आगे पेज में आ गया, ठीक है ना।
क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है बाबू? क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है ना, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कौन विजातीय यौगिक है? अरे विजातीय के मतलब होता है कि इनमें से 3 को समान है, मतलब एक ही जैसा है, और एक जो अलग है। तो यहाँ देखिए, चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों एक ही है, एक ही चीज़ तीनों है ना, अलग नहीं है। चूना पत्थर उसी संगमरमर को भी बोलता है चूना पत्थर, खड़िया भी उसी को बोलता है, तो तीनों समान हो गया। तो विजातीय मतलब ओड, अलग प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के जगह पे कुछ और भी रह सकता है, लेकिन खैर रहता नहीं। तो विजातीय का मतलब ये समझिए कि 3 में से एक, तीनों सेम है, एक अलग है ना, विषम जिसको बोलते हैं, एक अलग है, हट करके है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, खाने वाला सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। चलिए आगे सवाल यहाँ पे, कोयला तथा पेट्रोलियम कैसा है, क्या है? तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, अनवीकरणीय भी है, लेकिन देखो ऑप्शन में तो नवीकरणीय है, अनवीकरणीय होगा नहीं, नाभिकीय है, बायोगैस होगा नहीं, जीवाश्म ईंधन होगा। क्या होगा? जीवाश्म ईंधन होगा। कौन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है, मृदा भी है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है ना जी। आगे सवाल है, गर्भपात की सुरक्षा अवधि कितनी होती है? गर्भपात समझ रहे हैं ना, एबॉर्शन जिसको बोलते हैं। तो बोला जाता है कि मिनिमम मतलब गर्भपात के लिए जो एकदम सुरक्षित जो अवधि है ना, वो 12 सप्ताह, 12 सप्ताह। तो 12 सप्ताह बोले तो 4 या 12 यानी कि 3 महीना के भीतर, ये सटीक है। हालांकि 4 महीने के भीतर भी होता है, लेकिन 12 सप्ताह के भीतर अगर जो गर्भपात होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो 12 सप्ताह में 4 अगर सप्ताह डिवाइड करते हैं तो 3 महीना आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। भागते या दौड़ते समय जो आपके अंदर जो हार्मोन स्रावित होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब भागते हैं या दौड़ते हैं या कोई काम भी करते हैं ऐसा भाग दौड़ होता है, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो जो निकलता है, सक्रिय एक्टिव हो जाता है। आगे कौन है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन, है ना जी। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोला जाता है, ठीक है। स्त्री केसर का आधारीय भाग कैसा होता है? आधारीय भाग, स्त्री केसर का आधारीय भाग होता है अंडाशय। ओके, स्त्री केसर का आधारीय भाग कैसा होता है? अंडाशय होता है, याद कर लीजिएगा इसका। अंडाशय समझ रहे हैं, जैसे फूल में देखते होंगे उठा हुआ, उभरा हुआ होता है। हाँ, चलिए आगे सवाल यहाँ पे है आपके सामने। ये तो हो गया, कैल्शियम का तो मैंने बता ही दिया। स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? तो स्वपोषी पोषण को चाहिए क्या? सब कुछ चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, गैस भी, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। कौन एक अपघटक है? अपघटक कौन है? बैक्टीरिया, याद कर लीजिएगा। बैक्टीरिया एक डिकम्पोजर है, अपघटक है। सवाल आगे बढ़ता है और यहाँ पे कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता 4 है ना जी। पता आपको, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं। चलिए, HCl INO3 इसी को बोलता है अम्लराज। तो HCl 3 भाग होता है, INO3 ये क्या है? HNO3 अमोनिया, HCl और HNO3, है ना। तो इस HCl 3 भाग होता है और HNO3 1 भाग होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो pH मान होता है कितने बीच के, कितने सीमा के अंदर काम करता है? 7.0 से 7.8, एकदम रटा हुआ सवाल ये सब है। चलिए आगे है, एक प्रिज्म में कितना सतह होता है? प्रिज्म जो बना होता है, देखिए प्रिज्म कैसे बना होता है, आप देखे होंगे ऐसे प्रिज्म बना रहेगा, ऐसे और ऐसे, है ना। एक इधर भी है, एक इधर है ना, इस तरह से बना रहता है प्रिज्म। तो एक इधर हो गया, एक इधर रहेगा, एक उधर, एक इधर, एक नीचे। तो प्रिज्म में 5 सतह होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, हमेशा। दो ही तो कंडीशन है जो दोनों में छोटा बनता है। चलिए आगे सवाल है, यहाँ पे वो खत्म हो गए सवाल। अब देखते, पता नहीं और सवाल है क्या, देख लेता हूँ मैं। ये तो हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम वही बताना बाकी था। अपवर्तन बताया था ना, परावर्तन के भी 2 नियम है। चलिए आगे सवाल है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए टेस्ला होता है। इसका तो क्वेश्चन छोटा नहीं ना कोई। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या है? टेस्ला है। समांतर क्रम में अगर R1 R2 इसको जोड़िएगा तो देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 होता है। और क्या होता है? I 1/R, ये होता है ना, ठीक है ना, P पैरेलल। तो जब इसको हल करेंगे देखिए, तो R1 और R2 ले लेंगे एलसीएम। अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर बचेगा R1 + R2,
है ना, और ये 1/r। तो इसको हमको क्रॉस गुना करना पड़ेगा ना, हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना पड़ेगा। तो क्रॉस गुना करेंगे तो देखो r जो गुना होगा किससे गुना हो जाएगा, r1 प्लस r2 से गुना हो जाएगा, और ये वाला इससे गुना हो जाएगा r1 गुना r2। अब हमको ये निकालना, r निकालना, ये क्या पैरेलल वाला, ये पैरेलल निकालना, rp निकालना पैरेलल। तो ई वाला चल जाएगा नीचे में, यानी कि r1 गुना r2 बटे r1 प्लस r2। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सारे ऑप्शन नंबर बी मार देगा, क्योंकि इतने दूर में अटक जाएगा। अरे यहाँ पे फॉर्मूला 1/r होता है, इसलिए यहाँ पे 1 जो है क्रॉस गुना हो जाएगा, तो इतने में नहीं अटकना है, इतना में अटकना है आके। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे सवाल है आपका। देखिए जूल प्रति कूलाम, ये फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, है ना, पढ़े होंगे, विभवांतर बराबर W/Q। तो ये जो W है क्या, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। ये बोलता है जूल प्रति कूलाम, किसके बराबर हो गया, वोल्ट बोले या विभवांतर बोले, सेम ही बात है। आगे, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, है ना, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है ना। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, है ना, एसी करंट। प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी करंट होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक क्या होता है, देखो वायु भी दिया हुआ और निर्वात भी दिया होता है, किसको सिलेक्शन करेंगे आप, निर्वात में। पहली बार सवाल देख रहे हैं जो वायु भी दिया हुआ और निर्वात भी दिया हुआ एक ही जगह, तो ऑप्शन में क्या होगा, निर्वात हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से होता है, वर्ण विक्षेपण जो होता है प्रिज्म से होता है, आपने पढ़ा ना, प्रिज्म में होता है, इससे जो है प्रकाश को डालते हैं श्वेत प्रकाश, तो 7 भाग में जो है बढ़ जाता है, प्रिज्म में रहता है। चलिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, जिसका आंख सही है, तो न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, है ना जी। आप देखते हैं और सवाल है क्या, विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, तो एक ये जो अदिश राशि, याद कर लीजिएगा, विद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। साइड मिरर, देखो आ गया ना, ये सवाल हमेशा आता है, एकदम वांटेड सवाल हो गया। साइड मिरर क्या है, साइड मिरर में जो उत्तल दर्पण इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के जो बगल में और ड्राइवर के बगल में होता है, जो पीछे का सीन दिखता है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है तो क्या होता है, देखो ये था, ये हमारा कांच है, ये एक लंब है ना, ये हवा है, ये जो क्या है, हवा है, और ये है कांच। अब हवा से ऐसे जाएगी प्रकाश की किरणें, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके ऐसे हो जाता है, ऐसे मतलब लंबवत की ओर मुड़ जाता है ना, अभिलंब के निकट हो जाता है। प्रकाश से अगर जाएगा, वायु से जाएगा कांच में तब, और कांच से जाएगा तो फिर दूर भागेगा। चलिए, तो समझ में आ रहा है। और है लघु पतन के समय क्या होता है, धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, शॉर्ट सर्किट। बिजली का सुचालक कौन है, बताओ, सुचालक, शुष्क वायु, मिट्टी का तेल, कागज, ग्रेफाइट, क्या सुचालक होता है ना जी, ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है, जिससे कि क्या बोलते हैं, कंडक्टर, जिससे बिजली प्रवाहित हो जाए। ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे वीडियो के लास्ट, आप लोग को कैसा लगा ये सवाल देख करके, इसी तरीके सवाल आपको बनाना है। और एक चीज आपको इससे सीखना है कि जो सवाल पूछा गया है एकदम घुमा के सवाल कभी कभी पूछ लिया जा रहा है, और कुछ सवाल तो ऐसे एकदम ज्यों के त्यों, जैसे प्रकाश का परावर्तन है ना, एकदम ज्यों के त्यों सवाल पूछा जा रहा है, कुछ सवाल घुमा के पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आपको हल्के से मॉडरेट टाइप का पढ़ाई भी करना है, ताकि थोड़ा सा सवाल भी आ जाए तो आराम से डील कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आपको बहुत ईजी लगा होगा, इसी तरह सवाल आने वाला है। अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मेरे पास आ गया ना सही सही, तो उसको भी मैं आपको बना के डाल दूंगा सुबह तक। ओके, फिलहाल लास्ट करते हैं वीडियो को। जो पहली बार आज चैनल पे विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।